अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का 6 दिनों से इजलास जारी है, रोजाना बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो जाता है। दरअसल इनको इंतजार किस चीज का है और फैसला ये क्या करेंगे, इस पे तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनका अभी तक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ताखीर का शिकार क्यों है और मजीद कितना वक्त लगेगा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इनिशिएट करने में जनरल फैज हमीद का। ये तफसीलन इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत एक बड़ी अहम मगर खामोश कार्रवाई डालने जा रही है, वो क्या कार्रवाई है और इसके आगे आने वाले दिनों में नताइज और असरात क्या होंगे, तफसीलन इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो पिछले 6 दिनों से इनका एक इजलास जो है वो जारी है। कहा यही जाता है कि लीगल एक्सपर्ट्स के साथ ये तमाम तर जो लीगल पहलू हैं और आईनी और कानूनी तौर के ऊपर, खासतौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तफसीली जो जजमेंट आई है, उसके हवाले से भी और उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने ये इजलास अपना बुलाया था, वो सुप्रीम कोर्ट के इन 8 रुकनी जो जजेस थे जिन्होंने तफसीली फैसला दिया है रिजर्व सीट्स का, उसकी तरफ से एक जो वजाहती ऑर्डर आया था उसके ऊपर ये गौर खौज किया जा रहा था और इनको 3 ऑप्शंस दी गई हैं जो मेरी इतलात हैं इलेक्शन कमीशन को। पहली ये ऑप्शन थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मनोअन उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और मखसूस नशिस्तें तमाम की तमाम ये सारी पीटीआई को दे दी जाए। दूसरी ऑप्शन जो इलेक्शन कमीशन को लीगल इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने ये दी है कि आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करें और उनसे पूछें ये जो आईनी और कानूनी जो कुछ सवालात उठाए गए हैं, खासतौर के ऊपर जो डाइसेंटिंग नोट में दिए गए थे, उनके हवाले से पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से कि ये कुछ लीगल पहलू हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से क्या कहती है। खासतौर के ऊपर 8 रुकनी जजेस हैं। और तीसरा जो इसमें जो अहम एक इनको सजेशन दी गई वो ये है कि जो इनके खिलाफ ये जो तफसीली फैसला है इसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया जाए। इसका तो ये तमाम जो 3 पहलू हैं इसके ऊपर डिस्कशन की गई है और ये जो अरकान है इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं इनकी तरफ से ये भी जो है ये खासतौर के ऊपर ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ये रिज्यू करते हैं तो ये फिर इसके जो इलेक्शन कमीशन की अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा और ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब भी इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट किया जाएगा अदालतों की तरफ से तो वो इलेक्शन कमीशन को फिर मानना पड़ेगा। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की एक आईनी जो इंडिपेंडेंट एक हैसियत है उसको कैसे इंश्योर कराया जा सकता है, खासतौर के ऊपर मेरी जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला आया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम जो मेंबरान हैं इसमें आपको पता होगा कि इसमें जुडिशरी की तरफ से भी रिटायर्ड जजेस भी हैं जो कि इसके मेंबरान हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया तमाम मेंबरान की तरफ से कि ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह डिक्टेट कर सकता है और तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिए हैं। खासतौर के ऊपर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी ये अहकाम जारी किए गए कि जब तक नई बॉडी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद की कायम नहीं होती तो पिछली को कंसीडर किया जाए और उसके मुताबिक वो किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी या पार्टीज को रेगुलेट करने का जो एक अख्तियार है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह का जो एक किरदार है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये तमाम तर इनको जो 80 के करीब अरकान हैं पीटीआई के, इनको पीटीआई का कंसीडर किया जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या किसी और जमात का कंसीडर ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि एक सियासी जमात के सरबराह का भी किरदार अपने हाथ में ले लिया और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना होता है, जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात खासतौर के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसमें आर्टिकल 215 है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उस हवाले से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लेते हुए ये जो तफसीली फैसला था उसमें दे दिया। तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं
उनमें काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया और ज़राए से ये जो चीज़ें सामने आई थी कि ये फिर फॉर्मली जो तमाम मेंबरान है वो मुस्तफ़ी होके ये इसका जो चार्ज है वो भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन से मेरी जो मुख्तलिफ अपने ज़राए से बात हुई कि ये जो 3 ऑप्शन डिस्कस किए गए हैं इनकी लीगल टीम की तरफ से, क्या इनमें से किसी के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है या कोई और ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। तो इस हवाले से जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये इस हवाले से ये तीनों ऑप्शन शायद इस्तेमाल ना की जाएं अनलेस कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक और आर्डर आ जाता है, या फिर ये कि जो एक बड़ा इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती है। इस तरह का कोई आने वाले 2-4 दिनों में कोई नहीं आता ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तफसीली फैसला है या जो उसका वजाहती ऑर्डर आया था उसका या 12 जुलाई का जो फैसला था उसके ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन ख़ासतौर के ऊपर ये वज़ीर आज़म अभी बाहर गए हुए हैं यूएन जनरल असम्बली की जो इजलास है वो अटेंड करने वापस आएंगे तो उसके बाद ये जो आईनी तरमीम है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जो ही ये जिस दिन टेबल होगी उसी दिन ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के ऊपर अमल दरामद करते हुए वो तमाम नशिस्तें वो जो पहले इत्तेहादी जमातों को दी गई थी उन्हीं को देगा, क्योंकि पीटीआई एक तो रजिस्टर्ड पार्टी इस टाइम इलेक्शन कमीशन में नहीं है इस सेंस में कि अभी इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो जो नतायज और वो सारा मुकदमा अभी तक चल रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा तौर के ऊपर इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई फैसला नहीं हुआ तो ये पीटीआई को वैसे नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो नशिस्तें देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुकी है इस पॉसिबिलिटी को कि सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती। तो ये एक इंतज़ार किया जा रहा है कि जिस दिन ये हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम टेबल होगी उसी दिन इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन वो तमाम नशिस्तें इन इत्तेहादी जमातों को दे देगी और उसी दिन ही ये आईनी तरमीम जो है वो मंजूरी और उसके साथ साथ फिर ये अगर कोई चैलेंज किया जाता है आईनी तरमीम को और या इलेक्शन एक्ट को तो वो फिर बाद की बात है, देखा जाएगा। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम पास होती है तो ऑटोमेटिकली ये तमाम पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के इस तरह के जो मुकदमात हैं वो इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफ़र होके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके पास आ जाएंगे। तो ये अब इंतज़ार किया जा रहा है कि किस दिन आईनी तरमीम पेश होती है और उसी दिन ही इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला करते हुए ये तमाम नशिस्तें पीटीआई को देने की बजाय बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको दे दी जाएंगी। अब ये कब होता है, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में होता है, दूसरे हफ्ते में होता है, ये जिस दिन भी कंसेंसस डेवलप हो गया खासतौर के ऊपर JUIF भी और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका, क्योंकि अब ये भी इतलात आ रही हैं कि ये एक तो जो बार काउंसिल्स हैं वो भी अपनी तरफ से जो तजावीज़ हैं और ये जो आईनी तरमीम के लिए वो भी अपनी कुछ वोट दे रहे हैं, इसके ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है। हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के जो लीगल टीम है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो इस पे जो मजीद आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मेरे ज़राए बताते हैं कि जो इसके ऊपर फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ उसकी वजूहात ये हैं और आगे होने यही जा रहा है। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद का मेरी भी जो पहले इतलात थी वो यही थी कि इनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो सितंबर के एंड तक तकरीबन ये जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर इनका जो एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का एक अदालत बैठ के इनके मुकदमे का जो बाकायदा एक ट्रायल है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से मैंने पहले भी बताया आपको कि जो जनरल फैज़ हमीद के साथ जो एसोसिएटेड लोग थे, जो लिंक्ड लोग थे इनके साथ, उन तमाम को जो ख़ासतौर के ऊपर की जो पोजीशंस के ऊपर और उसके साथ साथ जो बड़े अहम काम सर अंजाम दे रहे थे उन तमाम को
गिरफ्तार किया गया या उनसे पूछताछ की गई है। फिर इनसे जो दौरान तफ्तीश जनरल फैज़ हमीद से जितनी भी चीज़ें मालूमात सामने आती रही, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार था वो वसी से वसी तर होता गया। फिर जो लेटेस्ट इसके ऊपर एक आई पिछले हफ्ते, जो मिलिट्री की तरफ से बड़े अहम कुछ ओहदेदारों ने पेशावर में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये बताया कि वो किस तरह ये काम कर रहे थे इमरान खान के साथ मिलके, कि जिस तरह हिटलर ने फ़ौज को एक सियासी जमात के जो है वो मिलिट्री विंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया था अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, या जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको दबाने के लिए। तो इनका भी एजेंडा और जो मकसद था वो यही था कि फ़ौज को पीटीआई का एक मिलिट्री विंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। तो इस हवाले से काफ़ी जो अहम और ख़तरनाक चीज़ें सामने आई, जो जनरल फैज़ हमीद से जो दौरान तफ्तीश सामने आई थी। उसके साथ साथ जो बाकी ख़ासतौर के ऊपर 9 मई के हवाले से एविडेंसेस थे, जो इनके रिकॉर्ड मिला या बाकी जितनी चीज़ें थी वो सामने आने के बाद ये जो दायरा कार था मज़ीद से मज़ीद वसी होता गया। कुछ टीमें जो है मुख्तलिफ शहरों में ख़ासतौर के ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद के साथ क्लोजली एसोसिएटेड लोग थे उनसे भी तफ्तीश करने के लिए दूसरे शहरों तक भी जाना पड़ा इन टीमों को। तो ये फिर मैंने इस हवाले से आज कुछ अहम ज़राए जो सोर्सेज हैं उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि अभी मज़ीद इस पर कितनी ताख़ीर है और उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि ख़ासतौर के ऊपर ये जो मिलिट्री ट्रायल और ये हाई प्रोफाइल जनरल फैज़ हमीद कोई छोटा मोटा वो नहीं है, इनका जो मिलिट्री के ऑफिशियल नहीं थे, ये DGISI रहे, पूरी दुनिया की नज़रें इनके ऊपर हैं। इसलिए ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो एक ट्रायल होगा तो उसके लिए जो एविडेंसेस ऑलरेडी पहले थी लेकिन जो बाद में फिर कुछ नए शवाहिद सामने आए, तो इसकी बुनियाद के ऊपर फुल प्रूफ जो है वो सारी चीज़ें बनाने के लिए ये थोड़ा सा इस पर वो ताख़ीर हो सकती है। फिर मैंने उनसे जो मेरे ज़राए हैं वो उनसे ये भी पूछा कि ये जो इनका बाकायदा तौर के ऊपर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो कब तक जो है वो शुरू की जा सकती है। तो उस पर उन्होंने ये बताया कि जो हम ये सारे अरेंजमेंट हैं ख़ासतौर के ऊपर इनके जो मिलिट्री ट्रायल से रिलेटेड वो पूरे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो बाकी जो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं, ताकि फिर आगे वो जब ये मामला अपील के बाद ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो ये ऐसा ना हो कि उसमें किसी भी कोई ऐसा वीक लिंक हो जो कि सामने आए। तो इसलिए ये तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स वो सारी पूरी की जा रही हैं। बहरहाल मैंने फिर पूछा अपने जो ज़राए हैं उनसे कि मज़ीद कितना टाइम लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है कि इसके ऊपर कितना टाइम लग सकता है, ताहम वो कहते हैं कि इट मे टेक कंसिडरेबल टाइम। तो इस पे यानी अच्छा खासा टाइम लग सकता है जो इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो इट मीन्स के अभी कोई ये हफ्ता 2 हफ्ते ये जो है इसमें कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जनरल फैज़ हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो शुरू हो। उसको इंश्योर कराया जा रहा है कि तमाम तर जो ये लवासमात हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से वो पूरी की जाएंगी, उसके बाद ही वो किया जाएगा, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है बाकायदा तौर के ऊपर वो इनिशिएट की जाएगी। तो ये अपडेट है लेटेस्ट जो मैंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ आला जो ज़राए हैं उनसे पूछा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हुकूमत वो कौन सी जो है वो एक खामोश मगर अहम एक कार्रवाई डालने जा रही है और इसके असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे। तो ये जो आइनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत को ख़ासतौर के ऊपर एक खफत का सामना करना पड़ा जब ये पहली दफ़ा ये नाकाम हो गए आइनी तरमीम के लिए कॉन्सेंसस डेवलप करने के लिए, मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो सामने आए एतराज़ात और फिर उनकी तरफ से जो ये टोटली जितनी भी नेगोशिएशन हो रही थी इनके साथ वो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट किया था कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से क्या डिमांड्स रखी गई, फिर जो एक सामने मीडिया के ऊपर रिपोर्टेड डिमांड और उसके अलावा जो इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी वो सारी मैंने रिपोर्ट की थी। और अब जो ख़ासतौर के ऊपर मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि इनका जो आइनी तरमीम के लिए तकरीबन अब ये खामोशी से बड़ी ये इसके ऊपर काम हो रहा था। तमाम जो सियासी जमातें हैं ख़ासतौर के ऊपर उनको राज़ी करने के हवाले से और उसके साथ साथ जो एक ऐसा कोई ड्राफ्ट जो आइनी तरमीम का वो सामने लाया जा सके जिसके ऊपर तमाम ख़ासतौर के ऊपर सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों। इस पे PTI की तरफ से कुछ इशारे आए हैं कि मुफ़ाहमत की बात करने हैं, बातचीत
करने मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात हल करने का गो के PTI की तरफ से ये इस तरह के कुछ साइंस मिल रहे हैं। ये रऊफ़ हसन साहब ने भी कल इस हवाले से बात की है। ताहम जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अगर PTI नहीं भी मानती तो उसके बावजूद भी अब तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका कंसेंसस डेवलप हो चुका है। फिर मैंने इस हवाले से अपने जो ज़राए हैं उनसे ये पूछा कि मौलाना फजल रहमान का क्या अपडेट है, क्या वो भी मान चुके हैं। तो उस पर मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से भी अब तकरीबन बात फाइनल हो चुकी है और वो मान चुके हैं। अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म वापस आएंगे, उसके बाद ही ये जो है वो ये जो ड्राफ्ट है फाइनल वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है और साथ साथ जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो भी अब फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जा चुका है। तो ये एक खामोशी से जो पहली एक इनको एक जो नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद ये तय किया गया कि अब बिल्कुल इसके हवाले से कोई बातचीत नहीं होनी और ये सारी चीज़ें उसी दिन ही अब ये टेबल होंगी जब ये तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी होगी। और ये इस पे अब जो अक्टूबर का पहला हफ्ता है, जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद इस पे ये जो आइनी तरमीम है एक इस पे एक आप बड़ी डेवलपमेंट देखेंगे। और आइनी तरमीम में ख़ास तौर पे जो अहम चीज़ सामने है वो यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है वो उसका क़याम है। उस पे जो अभी तक का सामने आया है, ये जो मौजूदा जुडिशरी में से एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और ये जो जजेस की तरफ से भी सख्त जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है फैसलों के ज़रिए, उसकी वजह भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर इनको दरअसल एतराज़ है। इनको ना जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो मुद्दत है टेन्योर का उसके ऊपर एतराज़ है, बल्कि असल मामला वही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के एक अख्तियारात हैं वो तमाम तर जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जो कि ये नहीं चाहते। असल जो मामला है वो यही है, क्योंकि अगर काजी फायज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है या जो टेन्योर है एक्सटेंड करने वाली बात, वो सिर्फ उनकी ज़ात तक ये महदूद नहीं है, क्योंकि ये तमाम जजेस का जो टेन्योर है, जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़नी थी। असल मामला वही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और उसके ऊपर सियासी जमातों का मेरी जो इतलात हैं उस पर कुछ इत्तफाक राय हो चुका है और इसके ऊपर बड़ी जल्दी जो है वो सामने कोई अपडेट और पेशरफ्त सामने आएगी। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।